डेढ़ दो महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये किताब पूरे भारत में नाफिज कर दी गई। तो हम लोग जो 26 जनवरी मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे कानून को पूरे भारत में लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को कानून को कबूल किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत के अंदर वो संविधान लागू किया गया। एंड यू शुड टू नो अबाउट दैट। आप सबको ये पता होना चाहिए, आप सबको मालूम होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 23 तारीख को 24 तारीख को एक प्रोग्राम हमारा कोलकाता में था। 24 नहीं बल्कि 26 तारीख का प्रोग्राम हमारा उत्तर प्रदेश में था। वहाँ तकरीर शुरू करने से पहले हमारे पास एक पर्चा भेजा गया कि इसके बारे में आपको कुछ बताना है और सच पूछिए। वो एक ऐसा सवाल था जो हमने अब से तकरीबन 8 साल पहले उसको हमने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर हमने उस सवाल को इंग्लिश से हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। उस वक्त हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर कभी इत्तिफाक नहीं हुआ बयान करने का, कभी बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई या कभी जहन में वो मज़मून नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि वो मज़मून और उस सवाल का जवाब आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है और फ़ायदे की भी चीज़ है। ये 29 नवंबर, अब से पीछे 3-4 दिन आप जाएंगे तो एक तारीख़ आती है 26 नवंबर। 26 नवंबर का प्रोग्राम था तो उसी उन्वान पर किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल ने, पढ़े लिखे इंसान ने सवाल किया। वो सवाल ये था कि 26 नवंबर को क्या हुआ। आप लोग भी समझेंगे, कहेंगे कि 26 नवंबर को क्या हुआ होगा। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें, तारीख़ी चीज़ें रूनुमा हुई होंगी, लेकिन आपको भी याद नहीं होगा और हमें भी शायद बहुत सारी वो बातें जो याद नहीं। जब हमने गौर किया तब पता चला कि 26 नवंबर को हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कानून और संविधान उस दिन पास किया गया था, कबूल किया गया था। उसका बैकग्राउंड क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी। मैं बता देता हूँ एज ए इंफॉर्मेशन। चूँकि तालीम के ताल्लुक़ से हमने आयत पढ़ी, उसके बाद अपनी बात शुरू करूँगा। 26 नवंबर 1949, 1951 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा लगाया गया। 290 या 84 मेंबर थे संविधान सभा के। तो उस संविधान सभा में भारत का जो संविधान लिखा गया, तैयार किया गया, 2 साल 11 माह 18 दिन में। मुल्क कब आज़ाद हुआ? 1947 को, 15 अगस्त को। लेकिन अब ये मुल्क चलेगा कैसे, ये आगे कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन के मैदान में, तालीम के मैदान में, इकोनॉमिक्स के मैदान में और सारे हर चीज़ के सेक्टर में कैसे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग कैसे चलेगा, रेलवे कैसे चलेगा, हर एक डिपार्टमेंट को आगे करने के लिए एक कानून, एक संविधान की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर 1947 को
एक कमेटी बनी 350 लोगों की, 350 लोगों की कमेटी बनी कि एक भारत का खुद का कानून होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ के कब्ज़े से भारत छीना गया था। तो अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से इस देश को चला रहे थे, उनकी जो मर्ज़ी आती थी वो चलाते थे। हम जिन्हें गांधी जी कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन उन्हें कहा जाता है, वो शुरू में अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे, शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर थे। उन्हीं के कहने पर हमारे भारत के जवान ब्रिटिश सेना में दाखिल होते थे और दूसरे मुल्कों में जाकर वो लड़ाई करते थे, उस वक्त उनके कहने पर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है, तब जाकर उनसे बगावत उन्होंने शुरू की। एक लंबी हिस्ट्री है गांधी जी की, मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो बहरकैफ जब आज़ाद हुआ, ये देश कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा, तो उन 350 लोगों की जो कमेटी थी, उनमें से चुनकर 7 लोगों को अलग किया गया। उन 7 लोगों का बड़ा जो चेयरमैन था, चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। उन 7 लोगों में एक आदमी का नाम, एक मेंबर का नाम मोहम्मद सादुल्लाह अंसारी भी था, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए 1947 के बाद भारत का संविधान लिखना शुरू हुआ। 10 मुल्कों से उनके संविधान को लिया गया, वहाँ से उठा कर जो अच्छे आर्टिकल्स थे, अच्छी बातें थी, दुनिया के 10 मुल्कों से लेकर जमा किया, हमारे भारत के संविधान को बनाया गया। जब ये संविधान जमा हुआ, अब लिखने की बारी आई, तो भारत के संविधान को लिखने वाला एक बिहार का आदमी, परम बिहारी नारायण भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा। उसको लिखने में 6 महीने का वक्त लगा। इस पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन, तकरीबन 3 साल की इस लंबे अरसे में हमारे संविधान को लिखने में, तैयार करने में कितने पैसे खर्च हुए? 6.3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। और इसके पेज के दोनों तरफ जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो डिज़ाइन शांति निकेतन, जिन्हें आज के तारीख में फूलपुर भी कहा जाता है, वहाँ के 2 बंगाली आर्टिस्ट ने उसके ऊपर तज़यीनकारी की, उसको लिखा और उसको खूबसूरत बनाया। जब परम बिहारी नारायण साहब ने लिखा, इनसे कहा कि तुमको कितना पैसा चाहिए? इन्होंने कहा कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरी शर्त है कि हर पन्ने के आखिर में मेरे और मेरे दादा का नाम होना चाहिए, यही हमारी मजदूरी होगी। तो आज भी भारत के संविधान के हर पेज के आखिर में, नीचे में उस आर्टिस्ट का, उस राइटर का, उस कातिब संविधान का नाम, परम बिहारी नारायण प्रसाद का नाम, उसके दादा का नाम लिखा हुआ है। पूरे संविधान में तकरीबन 450 आर्टिकल्स हैं उस वक्त में, अभी तो कम हो गए। 1,80,000 अल्फाज हैं इसमें। कंप्यूटर से नहीं लिखा गया, हाथ से हम लोगों ने भी लिखा है कि दवात और कलम से हम लोगों ने भी लिखना शुरू किया और हम लोगों ने भी पढ़ा है। एज ए इंफॉर्मेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 7 लोग जब लिखने वाले थे, तो क्यों लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव का ने संविधान लिखा?
वो इसलिए, पहले तो ये समझिए कि डॉक्टर भीमराव कौन से फैमिली से आते थे? नीचे फैमिली से, यानी सबसे जिसे छोटी जात बोलते हैं, आदिवासी भी नहीं बल्कि जिनको दलित बोला जाता है, संस्कृत की जुबान में जिनको शूद्र बोला जाता है, शूद्रो ब्रह्मणतामिति शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र बोला जाता है। एसटी शेड्यूल ट्राइब, एसटी एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। एसटी के लिए बहुत सख्त कानून है। अगर आप और इनमें कौन लोग आते हैं? हमारे यहाँ जिनको हम लोग चमार बिरादरी बोलते हैं, डोम जिनको बोलते हैं, हमारे नज़र में तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन भारत के संविधान में इनका बड़ा मकाम और मर्तबा है। अगर ये चला जाए FIR करने कहीं पर तो फौरन पुलिस आकर मुजरिम को पकड़ती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इनकी इतनी ताकत है। हम लोगों की नज़र में नहीं मानते, लेकिन ST SC के लिए स्पेशल कानून और जजेस और स्पेशल जुडिशरी बनाई गई है। तो ये एक अदना, ब्राह्मण उधर, इधर ST, ब्राह्मण इधर शूद्र, तो शूद्र में से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, चमार बिरादरी से, जिन्हें हम चमार बिरादरी बोलते हैं, उनमें से। इतने बड़े विद्वान थे। जवाहरलाल नेहरू विद्वान थे, मोहम्मद अली जिन्ना विद्वान थे, और वो तो खैर चले गए थे भाग के, और लोग विद्वान थे। डॉक्टर सरदार पटेल विद्वान थे, और भी बहुत बड़ी लिस्ट थी। विद्वान बैरिस्टर थे वो लोग, बहुत बड़े बड़े वकील, कानूनदां। किसी को नहीं चुना गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों चुना? जब कानून लिखने की बात आई संविधान की, तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को कहा कि संविधान कौन लिखेगा? उन्होंने कहा कि जाओ लंदन, जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, वहाँ हमारे प्रोफेसर को जाकर कहो कि हमें भारत में संविधान लिखवाना है, कोई बड़ा विद्वान दीजिए। तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा, लंदन के प्रोफेसर ने कहा, इंग्लैंड में तुम यहाँ आकर प्रोफेसर ढूंढते हो, तुम्हारे मुल्क में खुद बहुत बड़ा कानूनदा मौजूद है। उन्होंने कहा नाम, कहा उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा क्यों? कहा 12 डिग्रीज है उनके पास, 12 बड़े बड़े डिग्रियां हैं उनके पास, उससे बड़ा कानूनदा तुम्हारे मुल्क के अंदर और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं। तब वहाँ से आए और आकर साफ लफ्ज़ों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंतखाब कर लिया जाता। उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था जैसे आजकल, बहुत भेदभाव हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉमिनेट किए जाते और उन 7 लोगों की टीम बनी, उनमें से चेयरमैन बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं उस टीम के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बनाए गए। कानून बनने के बाद वो अध्यक्ष बनते हैं और सब लोगों को उनको माविन बनाया जाता है। लेकिन 7 मेंबर में से कोई भी कानून लिखने में मदद नहीं किए, क्योंकि 7 मेंबर अलग अलग स्टेट के थे। कुछ चले गए अपनी बादशाहत में, कुछ चले गए असम, कुछ किसी का मौत हो गया, कोई दूसरे कंट्री, दूसरे मुल्क भाग गए, अकेला तन्हा बच गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो वादा किया था वो पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर मुकम्मल करके दिखाया। और फिर जब तैयार हो गया तो अब जो कमेटी बनी थी 350 लोगों की, उनमें से भी बहुत सारे इंतकाल फरमा गए, तो 290 आदमी बचे। तो 290 आदमी को उस विधानसभा में बिठाया और वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस किताब को, भारत के संविधान को पेश किया। बहस व मुबासा हुई, एक आर्टिकल के ऊपर बहस हुई। सारे आर्टिकल्स के ऊपर जब बहस हो गई, 2000 संशोधन किए गए, अमेंडमेंट हुआ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब अब हुआ ना, CA बिल में सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, अमेंडमेंट का मतलब तस्हीह, दाखिल बाहर,
अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, सुधार करना, कमी बेशी करना, उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते। तो 2000 अमेंडमेंट हुआ, उसमें सुधार हुआ। जब सब सुधार हो गया, कंप्लीट हो गया, अब उसको जब कबूल किया गया कि हाँ अब ये किताब हमारे संविधान की है, अब इसको इम्प्लीमेंट नाफिज होना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। गया, पास हो गया, ये किताब पास हो गई। 1.5-2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये किताब पूरे भारत में नाफिज कर दी गई। तो हम लोग जो 26 जनवरी मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे कानून को पूरे भारत में लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को कानून को कबूल किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत के अंदर वो संविधान लागू किया गया। And you should to know about that। आप सबको ये पता होना चाहिए, आप सबको मालूम होना चाहिए। हमने जानकारी के तौर पर आपको ये खबर दी। बाकी हमें बात करनी थी एजुकेशन के ताल्लुक़ से। मैंने मिजाज बनाया था कि मुझे कुछ तालीम के ऊपर फिर से बोलना, लेकिन यहाँ इत्तिहाद मिल्लत, इत्तिहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत मुख्तसर दिन में ये प्रोग्राम सेटअप हुआ है। मेरे लिए तो बहुत कम दिनों, 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर ही मेरा टाइम लिया गया है। आराम का दिन था लेकिन लिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं तकरीबन अक्सर स्टेट के अंदर अल्लाह ने जाने का मौका दिया है। जो सबसे बेकार और सबसे बड़ी दुर्गति अगर किसी इलाके के लोगों की अभी हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह हमारे सीमांचल के लोग, हमारे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के लोगों की दुर्गति। कैसे ये कौम आगे बढ़े, हमारे सीमांचल के लोग कैसे तरक्की करें, कौन सा फार्मूला अपनाए जो तरक्की करे। एक ही हथियार है, एक ही रास्ता है जो आपको, एक ही फार्मूला है जिसे अपनाकर आप इज्जत की दहलीज तक जा सकते। वो रास्ता द एजुकेशन। एजुकेशन पूरा एक लाइन है, इज टू प्रिपेयर। एजुकेशन किस लिए? वो एक तैयारी, एंड टू क्वालिफाई, शरीक होने के लिए। एजुकेशन द प्राइमरी एम, बुनियादी मकसद एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन। ये हमारी नई नस्ल जिन्हें पता ही नहीं कि जलसे में आएंगे तो हमको क्या करना है। खबर मिली कि इस जलसे में कुछ लोगों ने, कुछ सरपसंदों ने, हमारे कुछ नौजवान साथियों ने अपनी कम इल्मी बेअक्ली की वजह से कुछ ऐसी हरकतें की कि जिसका असर जलसे पर पड़ा। आप जलसा यही करने आते हैं? अगर आपको यहां पर आकर कुछ गलत करना है तो आप अपने घरों पे कीजिए, आप अपने बस्ती मोहल्ले में कीजिए। जलसा कुरान और हदीस की बात सुनने सुनाने के लिए होती, आपकी अय्याशी के लिए नहीं होती। और आप ही लोगों के गलत इक़दाम की वजह से आज मुसलमान लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। और मैं ये कहूंगा जलसे वालों, उस सारे जलसे वालों से अदब के साथ में कहूंगा कि खुदारा औरतों का सिस्टम बंद कीजिए अपने जलसों में। रातों को औरतें नहीं सुनती है तकरीरें आपकी, मार्केट में घूमेंगे। जिस जलसे में लड़का लड़की का मिलाप हो, अपने कई जगह शिकायतें हमने देखी। किशनगंज के एक इलाके में हमने देखा एक 11 साल की बच्ची की इज्तिमाई इसमत दरी की गई। रातों रात उसको उठाया गया जलसा गाह से और उसका गला घोंट कर दबाकर मार दिया गया। आप अपने घरों के अंदर सुनिए,
अपने घरों के अंदर बैठकर इनका इंतजाम कीजिए। आपके जलसे में एक तरफ कुरान की बात होगी और एक तरफ आपके जलसों में लड़कियों की शक्लें तकेंगे हमारे नौजवान। जलसा गाह से ज्यादा सड़कों पर भीड़ होंगी, जलसा गाह से ज्यादा औरतों के पिंडाल जिधर से निकलते हैं उधर नौजवान हमारा देखेगा। तो क्या कुरान करीम के फरमान की धज्जियां नहीं उड़ेगी कि कुल लिल मुअमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। दृष्टि पूताम वस्त्र पूताम जलम पे भेद, नजरें झुकाओ। और यहां जलसा होता है, जलसे वाले बेचारे मेहनत करते हैं कि भाई अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, और कुछ सरपसंद हमारे नौजवान जिन्हें उसकी जवानी की अहमियत के बारे में पता नहीं, वो सड़कों पर खड़े होकर समाज की बहू बेटियों के मुंह को तकेंगे। और हमारी माएं बहनें भी ऐसी हो गई, जलसे में जा रहे हैं पूरे मेकअप के साथ, वो पूरे फेस वॉश करके पाउडर लगाकर चमकेंगी। वो अल्लाह से खौफ खाओ, तुम्हारी इस खूबसूरती के ऊपर दुनिया तो खुश होगी लेकिन अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसेगी तुम्हारे सर पे। इन जलसों को बड़ी मेहनत के साथ सजाया जाता है, खुदारा इनको बदनाम करने की कोशिश मत करो जवानों। क्या मिलता है? सड़कों पर भीड़ है, लड़कियों के पीछे जा रहे हैं, समाज की बहू बेटियों को तक रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इन जलसों से फिर फायदा नहीं होगा, इन जलसों से फिर फसादात होंगे। यानी दीन के प्लेटफॉर्म को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उस इलाके में हमने अपनी नजरों से देखा है, उस बच्चे की लाश हमने देखी थी, तब जाकर हम वहां से फौरन निकल गए थे। आज तक हम उस इलाके में, आज तक हम उस इदारे में, आज तक हम उस जगह पर हमने कदम नहीं रखा। क्यों? जलसा करते हैं उलमाए किराम, इनका एक ही गर्ज होता है कि भाई मदरसे का कुछ मुनाफा हो जाए और आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए कुछ बातें सुनने सुनाने को मिल जाए। और वह इंतज़ाम करते हैं कि खुसूसन जवान तबका जुड़े, हमारी माएँ बहनें आएँ, तो हमारी माएँ बहनें आए, पिंडाल में आए, चुपचाप बैठकर उनका टाइम या तो फिक्स कीजिए कि आप इतने बजे तक आ सकते हैं, बैठिए और जलसा ख़त्म होने से पहले आपको जाना नहीं, वरना फ़ोन पे कॉन्टैक्टिंग हो जाती। वेयर आर यू माई मैडम, माई स्वीट हार्ट, कहाँ हो? मैं फला जगह पे हूँ। बाइक लेके लड़के पहुँचते हैं और बिठाया जाता है, चले जाते हैं सैर करने के लिए। अल्लाह की लानत होगी, जलसे के फील्ड से तुम अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर ज़िना करवाएगा। किसी की बेटी के ऊपर हाथ डालोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बेटियां हैं। किसी की बहन को 420 की निगाह से देखोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है। और अल्लाह इस दुनिया के अंदर उनसे जब तुम किसी घर की इज्जत का सम्मान नहीं कर पाओगे तो अल्लाह तुम्हारे घर की इज्जत को नीलाम करेगा। जवानों, क्यों नहीं मिसाल कायम करते आप अपने सहाबाए किराम की? कौन सा दिन आएगा जब गुजरात की तारीख दोहराई जाएगी, जब बर्मा की तारीख दोहराई जाएगी, जब त्रिपुरा की तारीख दोहराई जाएगी, तब हमें होश आएगा कि नहीं मौलाना, आई एम ए यंग पर्सन एंड आई वांट टू फाइट, आई वांट टू स्ट्रगल टू रिमूव द फ्रॉम बैड थिंग फ्रॉम अवर सोसाइटी। कौन सा दिन आएगा वो जब हम खड़ा होंगे? इन जगहों को कम से कम खुदाराम बदनाम तो ना करें। कितना नुकसान हो जाता है इदारे का, इदारे वालों का, कितनी मेहनत से वो जलसा सजाते हैं, लेकिन हमारे कुछ नौजवान हैं वो टड़ा लेते हैं बिल्कुल। हम एक जगह भी मगरिब के बाद जा रहे थे, एक आदमी आकर मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ, ऐसे ऐसे कर, चतुर्वेदी साहब पी लेते, हम आपको सपोर्ट करते। हमने कहा कि पहले तुम अपने आप को सपोर्ट कर लो। ऐसे धुत है नशे में, बताइए, बंदिश है उसके बावजूद भी एकदम यंग ब्लड, हट्टा कट्टा। हमको ताज्जुब हुआ, मैं कहा अल्लाह तुम्हारी ज़ात पर रहम करे भाई। ऐसा है निज़ाम, मुरत्तब होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। दीन के महफिलों से इस तरह की बातें आती है, इस तरह की अगर बातें उठती तो बदनामी किसकी होगी कि देखो जनाब जलसा मतलब
प्रवचन किस पे? कुरान पे, हदीस पे, सहाबा इकराम की ज़िंदगी पे। यहाँ से बयान हो रहा और वहाँ से बेपर्दगी हो रही उधर। एक मजबूत, अगर जलसे को बचा के रखना है तो एक मजबूत निज़ाम कायम कीजिए अपनी ज़िंदगी का। नौजवानों, अरकान जलसा तो बेचारा मेहनत करते हैं, पूरे गांव वालों को खड़ा होना चाहिए कि मौलाना साहब आप खूबसूरत जलसा, ये मदरसा चला रहे हैं, हमारे बच्चों को तालीम देते, एहसान अदा करो इन उलमाए किराम का, इनके पैरों को चूमो। मैं तो ये कहता हूं बल्कि इनको सर पर बैठाओ, पलकों पर बिठाओ। आज हमने देखा अपने मेरे उस्ताद मोहतरम, वो बैठकर गाड़ी चला रहे हैं, पीछे 2 बच्चे हैं और फिर बोरी है, धान के लिए गली गली फिर रहे हैं। मैं यही सोच रहा था, वो आगे गाड़ी में जा रहे थे, मैं अपनी गाड़ी से पीछे से जा रहा था, वो अपनी बाइक में जा रहे थे। हमने कहा कि यही लोग हैं असल मुजाहिद, ये लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह का अज़ाब रुका हुआ है। मेहनत भी करते हैं, हमें तालीम भी देते हैं, हमें हाफिज कुरान बना कर देते हैं, हमें कारी कुरान बना कर देते हैं। हम गाली योगी जी को देते हैं, मोदी जी को देते हैं, हम गाली देते नरसिंहानंद को, हम गाली देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को, हम गाली देते हैं उन्नाव के MP को। वो बाद में है, पहले हम हैं मुजरिम, हम हैं मुजरिम। रेपिस्ट बाद में रेप करता है बेटी का, पहले हम मुसलमान अपनी बेटी की इज्जत को उधार कर फेंकते हैं, उनकी अस्मत की चादर को हम लुटाते। आज भी आपकी इस बस्ती के अंदर गलत हरकतें हुई है, तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, जाओ मस्जिद में तौबा करो, शरारती अल्लाह तुमको माफ कर देगा। नहीं तो इस पाक पवित्र जगह पर तुमने गलत कदम उठाया है तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको कभी माफ नहीं करेगा। यूरोप चले जाएं, गलत काम करते हैं लेकिन किसी की बेटी को इस तरीके से परेशान नहीं करते। जब तक बेटी की रजामंदी नहीं होती तो तब तक उनको आई लव यू नहीं बोला जाता। या तो 5-6 लड़के मिलाकर किसी लड़की को बहलाते हैं, समाज की बेटी को, इज्जत को, और ले